वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो मिनी सीरीज लेकर आ गए हैं उसका पहला सीन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। सीरीज देखकर आप अपने मुंह में उंगली दबा देंगे कि ऐसी स्टोरीज यार ये लोग सोचते कैसे हैं। इस कोरियन सीरीज के सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और 6 के 6 इस वीडियो में कवर कर लिया हमने। आपको ये थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं लगेगी और स्पेशली थ्रिलर जॉनर के फैंस जहां भी होंगे स्क्रीन पर आंखें बिछाकर बैठ जाइए क्योंकि ये आपके होश उड़ा देने वाली सीरीज है दोस्तों। ये एक ब्रिलियंट डॉक्टर की कहानी है जो ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च कर रहा है। भाई ऐसा क्या रिसर्च कर रहा है वो डॉक्टर, और उस रिसर्च का उसके व्यक्तित्व उसकी पर्सनैलिटी पर क्या असर पड़ता है, अच्छा असर होता है या बुरा, यही सब मिलाकर बनती है ये माइंड ब्लोइंग सीरीज की कहानी। इसलिए शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, एक भी पल मिस मत करिए वरना मतलब आपको मजा खराब हो जाएगा। तो रेडी, चलिए देखते हैं 2021 में रिलीज हुई ये कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मिनी सीरीज जिसका नाम है डॉक्टर ब्रेन। ऐसी और भी कई बेहतरीन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एक ही चीज कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब। सीरीज की शुरुआत में ली नाम के एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जो स्कूल में पढ़ता है दोस्तों, और तभी एक औरत वहाँ पर आती है। बहुत ही टेंशन में लगती है औरत, यार ये तो ली की माँ है। और पता है टीचर ने माँ को क्यों बुलाया, क्योंकि ली ने अपनी क्लास के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था दोस्तों, और वो सारे बहुत डरे हुए होते हैं। लेकिन ली को देख एकदम चुपचाप खड़ा है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। तब टीचर बताती है कि सुनिए, आपके बेटे को मानसिक तौर पर कोई समस्या है, प्लीज उसे डॉक्टर के पास पहले आप चेकअप करवाइए। माँ भी दोस्तों ली को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अब ली को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे में इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है, फिलहाल वो एक चलता फिरता रोबोट ही है, समझ लीजिए। लेकिन फिक्र मत कीजिए, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी हालत में सुधार आने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों माँ बड़ी दुखी होती है कि उसी के बेटे के साथ ऐसा क्यों होना था। डॉक्टर से मिलकर ली अपनी साइकिल में दोस्तों आगे जा रहा होता है और माँ पीछे चल रही होती है। तभी सड़क पर तेजी से आती हुई गाड़ी माँ पर चढ़ जाती है दोस्तों और बिना रुके निकल जाती है। बेचारी माँ स्पॉट पर ही अपना दम तोड़ देती है। वेरी सैड। वहाँ लोग जमा हो जाते हैं और ली भी साइकिल को रोक कर देखता है दोस्तों। उसकी माँ मरी पड़ी है लेकिन ली के चेहरे पर या उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई रिएक्शन नहीं आता दोस्तों। वो बेजान खंबे की तरह खड़ा रहता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले सीन में दिखाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स उसके ब्रेन का स्कैन करते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रेन का वो भाग जहां इमोशंस जनरेट होते हैं उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो कुछ क्लियरली डायग्नोस नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं जो ह्यूमन ब्रेन को इतनी डिटेलिंग में जान पाए। वहाँ के चीफ डॉक्टर ली से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में मारी गई है। ली तो दोस्तों बिना किसी रिएक्शन के कहता है कि हाँ मुझे पता है। बेटा क्या तुमने उस एक्सीडेंट को देखा, कैसे हुआ था वो एक्सीडेंट। ली कहता है कि इस सवाल का मैं सिंपल जवाब दूं या डिटेल में जवाब दूं। हैं? डॉक्टर तो चौंक जाते हैं कि ये ऐसे क्यों पूछ रहा है और कहते हैं कि अच्छा सिंपल जवाब दे दो बेटा। ली कहता है कि मेरी माँ जब रोड क्रॉस कर रही थी तो एक बड़ा वैन आया, मेरी माँ से टकरा कर चला गया। अच्छा बेटा, तो अब एक काम करो, डिटेल में बताओ। और तब दोस्तों ली सोचने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो खुद एक्सीडेंट स्पॉट पर चला गया और वो एक्सीडेंट का हर एक चीज बारीक डिटेल बताने लग जाता है। वैन के ड्राइवर ने एक ब्लू कलर का कैप पहना हुआ था, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हुई और तब उसने गाड़ी माँ पर ठोकी। गाड़ी का नंबर था 7GA 1947। एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से गाड़ी का ग्लास टूट गया और ग्लास के नुकीले टुकड़े मेरी माँ के शरीर को चीरने लगे। माँ नीचे गिरी और उनका बहुत खून निकला। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे देखा और मेरा नाम पुकारा। दोस्तों डॉक्टर और बाकी लोग बौखला जाते हैं कि ये क्या है। ली के अंदर भले ही इमोशंस नहीं है, लेकिन उसके ब्रेन की ऐसी क्षमता कि आंखों देखी घटना को एकदम क्लियरली और एग्जैक्टली उसके ब्रेन ने स्टोर कर लिया है दोस्तों। और यही बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा ब्रेन रिसर्च डॉक्टर बनता है। लेकिन दोस्तों इतने साल के बाद भी वो एक इमोशनलेस इंसान है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। फिर भी उसने एक औरत से शादी की है और उनका एक बेटा भी है। ये बिना इमोशन के बेटा कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। सीरियस सीरियस सीरियस। लेकिन दोस्तों अपने बेटे के साथ भी वो हंसता खेलता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इमोशन उसके अंदर है ही नहीं। अब एक दिन फायर एक्सीडेंट होता है जिसमें उसका बेटा मर जाता है। यार वेरी सैड अगेन। लेकिन वाइफ ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी जैसे दुनिया ही लुट गई होती है, बहुत रोती है बेचारी। उसके बाद का हर एक पल उसके लिए नरक बन जाता है। लेकिन ली पर दोस्तों कोई असर नहीं पड़ता इसका, वो एकदम नॉर्मल होकर अपना काम करता रहता है। ये देखकर उसकी वाइफ को उस पर इतना गुस्सा आता है कि क्या कहे। अचानक उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है दोस्तों और वो सीधे चली जाती है कोमा में। उसे एक जगह पर लाइफ सपोर्ट वगैरह देकर जिंदा रखा होता है, लेकिन इस बात कभी ली को कोई दुख या परेशानी नहीं होती। अब वो अकेला ही अपने घर में रहता है। ऐसा लगता है जैसे ली की कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं और ना ही वो ली के लिए कोई मायने रखती है। ली की हालत देखकर आपको क्या लगता है, उस पर गुस्सा आता है या तरस आता है? अभी नहीं, आखिर में कमेंट करिएगा। लेकिन ब्रेन रिसर्च के मामले में दोस्तों वो एक ब्रिलियंट डॉक्टर है।
अगर ली का रिसर्च सफल हुआ तो इंसानों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रेन सिग्नल्स के द्वारा ही सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान वो 2 चूहों पर अपना टेस्ट करता है, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। सफेद चूहे को एक्सपीरियंस से पता है कि एक मेज के अंदर से वो अपने फुट तक कैसे पहुंचे, लेकिन दोस्तों काले चूहे को उस मेज के बारे में कुछ नहीं पता। और ली अब कुछ डिवाइसेस के जरिए दोनों के ब्रेन्स को कनेक्ट करता है, जिनकी मदद से सफेद चूहे के ब्रेन में जो मेज को सॉल्व करके फुट तक पहुंचने का इन्फॉर्मेशन है वो काले चूहे के ब्रेन के साथ कम्युनिकेट होगा और काला चूहा अपने आप ही मेज सॉल्व करके फुट तक पहुंच जाएगा। वह तो टेस्ट के दौरान ली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को थोड़ा तेज करता है तो सफेद चूहा दोस्तों मर जाता है और इस वजह से अब काले चूहे के ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया दोस्तों। सभी परेशान होते हैं, लेकिन ली क्या करता है ये देखिए जरा। वैसे अगर आपने पहले गैस कर लिया है तो लाइक बटन दबा दीजिए। ली नोटिस करता है कि सफेद चूहे के मरने के बावजूद अब काले चूहे की ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ा बदलने लगती है। ली काले चूहे को डिवाइस से कनेक्ट करके उसे मेज के अंदर छोड़ देता है दोस्तों। हाउ ये क्या, काला चूहा बड़ी आसानी से उस मेज के सही रास्ते को चुनकर अपने फुट तक पहुंच जाता है। आज तक ली ने जिंदा चूहों पर कई बार ये टेस्ट किया था, लेकिन एक भी बार टेस्ट सफल नहीं हुआ। आज सफल हुआ है दोस्तों, जिसका मतलब ये हुआ कि जब चूहा जिंदा होता है तो उसके ब्रेन का इन्फॉर्मेशन दूसरे चूहे के ब्रेन में नहीं जाता, लेकिन जब चूहा मर गया तब जाकर उसके ब्रेन का इन्फॉर्मेशन दूसरे चूहे के ब्रेन में कम्युनिकेट हुआ। एंड इस ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी का ली ने पता लगा लिया था दोस्तों। वो समझ आता है कि जिंदा इंसानों के ब्रेन का इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला जा सकता, बल्कि मरे हुए लोगों के ब्रेन का इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। और देखिए वो क्या करता है। ली मरे हुए इंसान के साथ ये टेस्ट करना चाहता है तो उसका असिस्टेंट उसको इलीगली एक मुर्दा घर में लेकर जाता है, उसको एक लाश दिखाता है। तो दोस्तों वो उसके सर पर अपना डिवाइस कनेक्ट करके दूसरी ओर अपने ब्रेन को भी उससे कनेक्ट कर लेता है। और अब ली को दिखती है उस मरे हुए इंसान की सारी मेमोरीज। एक जगह दिखाई पड़ती है जहाँ पर बारिश हो रही है। अचानक खून के फुहारे उठते हैं और तभी एक आदमी बड़े पत्थर से वार कर रहा होता है दोस्तों। ये उस मरे हुए आदमी की आखिरी मेमोरीज हैं जिसे ली एक्सपीरियंस कर रहा है दोस्तों। इस वजह से होता यह है कि उसका पल्स गिर जाता है और हार्ट रेट कम होने लग जाता है। अब इससे पहले कि ली को कुछ हो जाता, उसका असिस्टेंट सारे डिवाइसेस ऑफ करके ली को बचा लेता है और कहता है कि प्लीज 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 एक्सपेरिमेंट दोबारा मत करना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। फिर दोस्तों ली अपने डिवाइसेस को लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर एक डिटेक्टिव बैठा होता है जो किसी अजनबी की बात करता है और दोस्तों हम उस अजनबी को कहेंगे मिस्टर एक्स। पर ली तो मिस्टर एक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर दोस्तों डिटेक्टिव ली की वाइफ के बारे में पूछता है। ली कहता है कि एक बात बताइए, कौन है ये मिस्टर एक्स और उसके साथ मेरी वाइफ का क्या ताल्लुक है। लेकिन दोस्तों वो डिटेक्टिव तो चला जाता है और अब ली के सर में होता है अचानक दर्द। बचपन में ली की माँ का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी मेमोरीज अभी भी ली के माइंड में एकदम साफ है, लेकिन उन मेमोरीज के साथ अब एक और मेमोरी भी स्टोर हो जाती है। ये है उस मरे हुए आदमी की आखिरी मेमोरीज जिसमें किसी ने उसे जान से मार डाला था। और दोस्तों वो सारी मेमोरीज ली के सपने में आने लग जाती हैं और ली चौंक कर उठ जाता है। सुबह सुबह 2 पुलिस डिटेक्टिव्स आ जाते हैं जो उसी मिस्टर एक्स के बारे में और फिर ली की वाइफ के बारे में पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि मिस्टर एक्स की हत्या हुई है और उसके साथ साथ ली की वाइफ का कोई कनेक्शन था। उन्हें लगता है दोस्तों कि ली ने मिस्टर एक्स का कत्ल किया होगा, लेकिन ली तो मिस्टर एक्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं। तो वो क्या करता है, उस आदमी के माइंड का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उस मुर्दा घर में जाता है जहाँ मिस्टर एक्स की लाश रखी हुई है। बस यहाँ वो उसके ब्रेन के साथ अपने ब्रेन को कनेक्ट कर लेता है और ली को एक विजुअल दिखता है दोस्तों, जिसमें एक औरत एक छोटी बच्ची को अपनी गोद में रखे हुए है। फिर एक फ्लैश दिखता है जिसके बाद खून नजर आता है और उसके बाद होता है एक कत्ल और एक आदमी नीचे गिरकर तड़पने लग जाता है। एक औरत तो जोर से चिल्लाती है। इस तरह के विजुअल को देखकर ली जाग जाता है। असल में दोस्तों ली जो कुछ देखता है ना, उसकी क्लियर मेमोरी उसके माइंड में स्टोर हो जाती है, लेकिन होता क्या है जब वो दूसरों के ब्रेन से मेमोरीज को लेता है वो उसे क्लियरली नहीं दिखती। ये प्रॉब्लम है यार। फिर भी उसने मिस्टर एक्स की मेमोरी में जो देखा उसे अपनी वॉइस में वो रिकॉर्ड करके रख लेता है। ली एक और बात रियलाइज करता है कि जब भी ली किसी मरे हुए इंसान के ब्रेन से कनेक्ट करता है तो उनकी मेमोरीज के साथ साथ उनकी आदतें, उनकी फीलिंग्स वगैरह ली के अंदर भी आ जाती हैं दोस्तों। ली ने आज तक कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन उसने जिनके ब्रेन के साथ कनेक्ट किया था शायद उनमें से किसी को शराब की आदत थी और इसकी वजह से होता यह है कि ली को बार में जाकर ड्रिंक करने का मन करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो अपने स्टाफ के साथ ठीक से बात नहीं करता था, लेकिन देखिए अब वो सबके साथ बात करना शुरू कर देता है। वो सभी भी चौंक जाते हैं कि ये कैसा बदलाव आ गया ली में। ली को मिस्टर एक्स की मेमोरी से दोस्तों कुछ अब इल्यूजन्स भी आते हैं, जिसमें एक छोटी लड़की कार में बैठी दिखती है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई नहीं होता। अचानक ली के पैर पर कीड़े चढ़ने लग जाते हैं और अचानक अजीबोगरीब जंतु उसको दिखते हैं। ली पूरी तरह घबरा जाता है कि ये मेरे साथ अचानक क्या हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर वही छोटी लड़की उसको दिखती है जो कहती है तुम्हारा बेटा जिंदा है?
ली सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई में मेरा बेटा जिंदा है। बस दोस्तों, अपने बेटे की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उसे अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट करना होगा, पर वो तो जिंदा है। कनेक्ट तो मरे हुए इंसानों के साथ ही कर पाता है ली। फिर भी दोस्तों, ली उसके ब्रेन से कनेक्ट करने का फैसला कर लेता है। असल में ली ने अपने घर पर ही अपनी वाइफ को रखा होता है, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है और वो अपने डिवाइस के जरिए अपनी वाइफ के ब्रेन के साथ अपने ब्रेन को कनेक्ट कर लेता है। तो ली को दिखता है कि वो, उसकी वाइफ और उनका बेटा बेडरूम में है। अचानक ली का बेटा गेट के बाहर सड़क की ओर जाता है। ली तुरंत उसको लेने के लिए जाता है, क्योंकि सड़क पर गाड़ियां आती है, लेकिन उसकी वाइफ उसको रोक देती है और कहती है उसे जाने दो, वो वहाँ पर ज्यादा खुश रहेगा। अचानक वो दीवार पर जाकर गिरती है, लेकिन वो दीवार नहीं पानी है जो खून में बदल जाता है। उसके बाद ली खुद को एक रेड रूम में पाता है, जहाँ उसकी वाइफ होती है जो एकदम बूढ़ी हो चुकी है। वो कहती है कि जल्दी हमारे बेटे को बचा लो प्लीज। इतने में डिवाइस के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ली आंखें खोलता है तो देखता है उसकी वाइफ को दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि इस डिवाइस को सिर्फ मरे हुए लोगों पर यूज करना चाहिए। जिंदा लोग इससे मर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में है, यानी जिंदगी और मौत के बीच की हालत में, इसलिए उसकी जान को तुरंत खतरा नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट नहीं किया तो वो बेचारी मर जाएगी। ये सारी बातें रियलाइज करके ली तुरंत सब कुछ ऑफ कर देता है और इस तरह अपनी वाइफ को बचाता है। दोस्तों, अब वो दोनों डिटेक्टिव्स ली को ही मिस्टर एक्स का कातिल मानते हैं। दोस्तों, ऊपर से वो दूसरा प्राइवेट डिटेक्टिव वो भी ली को परेशान करके रख देता है। वो ली से कहता है कि तुम्हारी वाइफ और मिस्टर एक्स एक हॉस्पिटल में मिले थे। जैसे दोस्तों ये बात बोलता है ना, ली का सर दुखने लग जाता है, क्योंकि ली ने मिस्टर एक्स के ब्रेन के साथ कनेक्ट किया था ना, तो उसे वो विजुअल दिखता है जिसमें उसकी वाइफ और मिस्टर एक्स एक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और वहाँ पर उसको दोस्तों एक बेटी की झलक भी दिखती है। ली समझ जाता है कि मिस्टर एक्स की एक बेटी भी है, तो वो प्राइवेट डिटेक्टिव से पूछता है कि मिस्टर एक्स की बेटी कहाँ पर है। अरे तुम तो कह रहे थे कि मिस्टर एक्स को तुम जानती नहीं और अब उसकी बेटी के बारे में पूछ रहे हो, कैसे जान गए तुम। ली कहता है कि वो तो मैं बाद में बताऊंगा, तुम ये बताओ कि वो लड़की है कहाँ। डिटेक्टिव बताता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है उनके घर पर। बस दोस्तों, अब ली डिटेक्टिव को लेकर मिस्टर एक्स के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर अचानक कोई ली को शूट कर देता है, पर असल में दोस्तों वहाँ पर कोई नहीं था। ये मिस्टर एक्स की मेमोरी थी जिसे ली एक्सपीरियंस कर रहा है। दोस्तों, मतलब किसी और ने मिस्टर एक्स को शूट किया था और फिर चाकू से भी वार करके उसकी जान ले ली। दूसरी ओर मिस्टर एक्स का शव विश्लेषण होता है और डॉक्टर बताता है कि एक छोटे नाइफ से इस आदमी पर कत्ल किया गया है। डिटेक्टिव्स पूछते हैं कि क्या ये कत्ल डॉक्टर्स नाइफ से किया गया था। डॉक्टर कहता है कि उसकी भी पॉसिबिलिटी है। बस दोस्तों, अब डिटेक्टिव्स को ली पर और शक हो जाता है, क्योंकि ली डॉक्टर भी है। तो शव विश्लेषण करने वाला डॉक्टर बताता है कि इसके मरने के बाद इसके शरीर में एक घाव लगा है। ये कहकर दोस्तों वो मिस्टर एक्स के सर पर एक घाव दिखाता है, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर घुसाई गई हो। ये लाश जब मुर्दा घर में थी, जरूर उसी वक्त किसी ने ये किया होगा। असल में दोस्तों, ये घाव तब लगा था जब ली ने अपना डिवाइस इसके सर पे कनेक्ट किया था। अब वो मुर्दा घर का सीसीटीवी देखते हैं तो उनका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ली चोरी छुपे मुर्दा घर में घुसा था। यहाँ ली अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उस प्राइवेट डिटेक्टिव को सब कुछ बता देता है। वो तो बौखला जाता है कि बाप रे, तुम लोग तो कोई बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। खैर, तुम तो जान गए होंगे कि मिस्टर एक्स की मेमोरी में क्या है, तो उस कातिल का चेहरा भी देख लिया होगा तुमने, तो जाकर पुलिस डिटेक्टिव्स को क्यों नहीं बता देते। वो भी कहता है कि अरे मुझे उसका चेहरा दिखता तो मैं बता नहीं देता क्या। यहाँ आने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मिस्टर एक्स को कैसे मारा गया था। अगर मैं इसी तरह क्राइम सीन पर जाऊंगा तब मुझे एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ पर क्या हुआ था। फिर दोस्तों वो मिस्टर एक्स की बेटी के कमरे में जाते हैं। लगता है वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती थी। तो बेड के नीचे ना कोई बॉक्स होता है जिसके अंदर एक कार्ड में उस लड़की के ग्रैंड पेरेंट्स का एड्रेस होता है। प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है कि मैं वहाँ तो नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही जाकर देख लो। लेकिन तभी ली देखता है कि मिस्टर एक्स के घर के बाहर एक कैट मरा पड़ा है। असल में दोस्तों ये ली के घर में पला हुआ कैट था, जिसे ली की वाइफ ने मिस्टर एक्स की बेटी को दिया था, क्योंकि ली की वाइफ मिस्टर एक्स को अच्छे से जानती थी। पर वो कैट कैसे मरा ये फिलहाल नहीं दिखाया जाता। लेकिन दोस्तों ये ली तो कैट को भी नहीं छोड़ता और अपने डिवाइस की मदद से उसके ब्रेन के साथ खुद को कनेक्ट कर लेता है और अब उसे उस कैट के नजरिए से विजुअल्स दिखते हैं। ली का बेटा और मिस्टर एक्स की बेटी खेल रहे होते हैं। फिर कोई मिस्टर एक्स को मार डालता है, लेकिन यहाँ भी कातिल का चेहरा ठीक से नहीं दिखता। फिर ली मिस्टर एक्स की बेटी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है। ओह, वहाँ पता चलता है कि उस बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है। ली समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे, क्योंकि मामला उलझता ही जा रहा है। पास ही में कुछ लड़के खेल रहे होते हैं और बॉल ली को लगने वाला होता है, पर ली उसे बिना देखे पकड़ लेता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब वो एक कैट की तरह हर धीमी आवाज को एकदम क्लियर सुन सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, जब ली ह्यूमंस के साथ कनेक्ट करता है तो उनके हैबिट्स जिस तरह से ली के अंदर आ जाते हैं, उसी तरह अब ली एक कैट की तरह देखने और सुनने लग जाता है और एक कैट की तरह जमीन पर बैठ भी जाता है। तभी दोस्तों उसको एक कैट के नजरिए से एक विजुअल दिखता है जिसमें एक कार बड़ी तेजी से उसके आगे निकल जाती है। ली तभी उसका लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर लेता है और उन पुलिस डिटेक्टिव्स को कॉल करके कहता है, आप लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं,
मेरे पास इस केस का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है, आप इस लाइसेंस प्लेट नंबर वाली गाड़ी का पता लगाइए प्लीज। अब दोस्तों डिटेक्टिव उसको चेक करके ली को कॉल करती है कि तुम इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुमने जो नंबर दिया है ना, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव की गाड़ी का नंबर है। और तो और मिस्टर एक्स की मौत के कुछ दिन पहले ही उस प्राइवेट डिटेक्टिव की मौत हो गई थी। और जब पुलिस डिटेक्टिव उस प्राइवेट डिटेक्टिव की डिटेल्स बताती है तो ली बौखला जाता है दोस्तों, क्योंकि वो और कोई नहीं, वही प्राइवेट डिटेक्टिव है जो ली से मिलता रहता था और मिस्टर एक्स के बारे में क्लूज देता था। ली चौंक जाता है कि मरा हुआ डिटेक्टिव यहाँ कर मुझसे बातें कैसे कर सकता है। और तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ली कहता है कि कौन है? वो कहता है कि अरे कौन है का क्या मतलब, मैं हूँ यार, वही पुराना प्राइवेट डिटेक्टिव, दरवाजा खोलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। मरा हुआ आदमी दरवाजा कैसे खटखटा रहा है, इसी कंफ्यूजन में दोस्तों ली दरवाजा खोलता है तो वही प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। ली कहता है कि तुम सच नहीं हो, मेरे दिमाग में भरी हुई मेमोरीज से बने एक इल्यूजन हो तुम, और कुछ नहीं। मैंने जिन लोगों के साथ कनेक्ट किया था शायद उन्हीं में से किसी की मेमोरी में तुम रहे होंगे और अब मेरी मेमोरी में चिपक गए हो, लेकिन तुम किसकी मेमोरी में रहे होंगे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तब दोस्तों वो रियलाइज करता है कि पहले ली ने अपना एक्सपेरिमेंट एक ह्यूमन के साथ किया था, यानी इलीगली एक मुर्दा घर में घुसकर एक लाश के ब्रेन के साथ खुद को कनेक्ट किया था। और यहाँ रिवील होता है कि वो लाश इसी प्राइवेट डिटेक्टिव की थी। तब ली को विजुअल आया था कि कोई एक बड़े पत्थर से किसी का कत्ल कर रहा है, उस पत्थर से किसी ने इस प्राइवेट डिटेक्टिव का कत्ल किया था, वही अब इल्यूजन के रूप में ही उसको दिख रहा है दोस्तों। और ये भी साफ पता चलता है कि मिस्टर एक्स और इस प्राइवेट डिटेक्टिव का कोई कनेक्शन तो जरूर है। फिर दोस्तों ली इल्यूजन से पूछता है कि अब ये भी बता दो कि तुम्हारा कत्ल किसने किया, पर वो कहता है कि तुम खुद कह चुके हो कि मैं एक इल्यूजन हूँ, फिर मुझे कैसे पता होगा, पर हाँ मैं तुम्हें क्राइम स्पॉट पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ मेरा कत्ल हुआ था, तब तो तुम्हें मेरे कातिल का चेहरा दिखेगा ना। ली भी उस जगह पे जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि सुनो, मैंने पहली बार जिस लाश के साथ कनेक्ट किया था उसके बारे में तुम जानते क्या हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? वो भी कह देता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता, आपने एक लाश मांगी थी सो मैं कहीं से लेकर आ गया। क्यों कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? ली भी कहता है कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, तुरंत मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। कहकर दोस्तों वो असिस्टेंट को एक जगह बुलाता है, पर न जाने दोस्तों असिस्टेंट को क्या हुआ, वो अपनी चीजें वगैरह समेटकर जल्दी कहीं बच निकलने की तैयारी कर रहा होता है। ओहो, लगता है बहुत बड़ा खेल खेल रहा है ये। वो अपने घर में चोर की तरह घुसकर अपनी माँ को कार की चाबी और क्रेडिट कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच दोस्तों ली और प्राइवेट डिटेक्टिव का इल्यूजन क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ ली को विजुअल आता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव अपनी कार में है और तब दूसरी कार उसकी कार को टक्कर मारकर पहाड़ से गिरा देती है, लेकिन नीचे गिरकर भी प्राइवेट डिटेक्टिव जिंदा होता है और जिस कार ने टक्कर मारी थी उसमें से 2 आदमी उतरकर नीचे आते हैं और एक बड़े पत्थर से प्राइवेट डिटेक्टिव को मार डालते हैं। दोस्तों ये बात ली को साफ दिखाई देती है। फिर ली अपने असिस्टेंट से मिलने चाहता है। इसी बीच पुलिस डिटेक्टिव्स ली को कस्टडी में लेने के लिए दोस्तों वहाँ पर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अब पक्का यकीन हो जाता है कि ली ही कातिल है। यहाँ तो ली अपने असिस्टेंट का इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगा, और करते करते वो थक जाता है दोस्तों, पर वो आता ही नहीं। इतने में गैंग ली को अपने साथ चलने को कहता है। ली लड़ना तो जानता नहीं तो उसे चुपचाप उनके साथ जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों प्राइवेट डिटेक्टिव का इल्यूजन वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन वो महज इल्यूजन है, लड़ तो नहीं सकता। तो इस तरह वो गैंग ली को पकड़ कर लेकर जाता है, पर जब जान पर बन आती है तो कायर से कायर इंसान भी शेर बन जाता है। ली भी वही करता है दोस्तों, और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और एक जगह पर उसको घेर लेते हैं पूरी तरह। अब वो गैंगस्टर चिढ़ जाता है कि मैं तुम्हें डिसेंटली अपने साथ लेकर जा रहा था पर तुमने होशियारी दिखाई, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वो ली के पास आने लगता है, लेकिन दोस्तों ली को उसकी चाल एकदम स्लो मोशन में दिख जाती है। असल में अब ली के अंदर उस कैट के गुण आ गए हैं जिसके ब्रेन के साथ ली ने कनेक्ट किया था। दैट्स ग्रेट। वो उसका हर मूवमेंट जज कर पाता है दोस्तों, और बड़ी शातिरी से उस गैंग के साथ लड़ना शुरू कर देता है। पर वो लोग तो ली पर शूट करने लग जाते हैं, और तभी गन शॉट्स को सुनकर वो 2 पुलिस डिटेक्टिव्स भी उसकी तरफ भाग कर आते हैं। ऐन वक्त पर ली उनके हाथ में लग जाता है और वो कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इसी बीच उस गैंग के लोग पुलिस पर शूट करते हैं और डिटेक्टिव्स एक गैंगस्टर को मार भी डालते हैं। दूसरा गैंगस्टर बचकर भाग जाता है, लेकिन मरे हुए गैंगस्टर को वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवा देते हैं और ली को कर देते हैं अरेस्ट। ली उन्हें अपने बारे में, अपने रिसर्च के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि देखिए यहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में ना आपको कोई खबर है और ना ही मुझे, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने जिस गैंगस्टर को मारा है उसके ब्रेन के साथ मैं अपने ब्रेन को कनेक्ट करके आपको कई डिटेल्स दे सकता हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। पर पुलिस को लगता है कि ये बच निकलने के लिए कोई कहानी बुन रहा है और वो उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं दोस्तों। लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि ली के खिलाफ उनके पास कोई ठोस एविडेंस तो है नहीं, सिर्फ शक के बल पर वो ली को अरेस्ट कर लेकर आ गए हैं। अब वो ली को एक मौका देने का फैसला करते हैं दोस्तों, और उस मरे हुए गैंगस्टर के ब्रेन के साथ
वो ली को कनेक्ट करने के लिए मान जाते हैं। अब उसकी मेमोरीज को ली एक विजुअल के रूप में देखता है, जिससे पता चलता है कि ये उस गैंग का एक मेंबर है, लेकिन दिल का जरा अच्छा आदमी है। पहले तो उस गैंग के एक आदमी ने प्राइवेट डिटेक्टिव के सर पर पत्थर मारकर उसका कत्ल किया था, तब ये गैंगस्टर उसके साथ था दोस्तों उस समय। उसके बाद वो मिस्टर एक्स के घर गए और उसकी जान लेकर वहां से निकल गए। दोनों कांड करने के बाद वो एक आदमी से मिलने जाते हैं। लगता है इसी आदमी ने उन्हें कत्ल करने को कहा था, और दोस्तों ये भी लगता है कि यही इस गैंग का बॉस भी है, तो इसे हम आपसे बॉस कहेंगे, ओके। वो कहता है कि तुमने जिस मिस्टर एक्स को मार डाला, उसकी बेटी की एक खासियत है, वो जो कुछ देखती है उसे एग्जैक्टली ड्राइंग में उतारने का टैलेंट है उसमें, उसे भी मार डालो। तो दोस्तों वो गैंग भी उस लड़की को किडनैप करता है और उसकी जान लेने का काम इसी गैंगस्टर को दिया गया था, जिसके साथ फिलहाल ली कनेक्ट किया हुआ है। वो इस बच्ची को मारना नहीं चाहता था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास छोड़ देता है। इस तरह मिस्टर एक्स की बेटी को बचाकर उसने बॉस से ये कह दिया कि लड़की मर चुकी है। ये सारी बातें विजुअलाइज करने के बाद, देखने के बाद ली ये सारी चीजें डिटेक्टिव्स को बताता है और वो तुरंत दोस्तों उस आदमी की गर्लफ्रेंड के घर पड़ जाते हैं। डिटेक्टिव्स को तो अभी भी ली पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वाकई में उस गैंगस्टर ने मिस्टर एक्स की बेटी को यहाँ छोड़ दिया था। लेकिन अचानक न जाने वो कहाँ गायब हो गई। वो उस बच्ची को आसपास ढूंढते भी हैं दोस्तों। पूरी पुलिस फोर्स बुलाई जाती है इस सर्च ऑपरेशन के लिए और आसपास के जंगल में उसको ढूंढा जाता है, कहीं कुछ पता नहीं चलता। ली के पास तो छोटे से छोटे साउंड को सुनने की शक्ति है, कैट वाली शक्ति, तो वो सभी को शांत रहने को कहता है और तब उसे कुछ दूर पर एक आवाज आती है। वो उसी दिशा में जाता है, उसके पीछे पीछे। ओह फाइनली आखिर वो उस बच्ची को ढूंढ निकालता है। तब जाकर डिटेक्टिव्स को यकीन होता है कि ली ने जो कुछ कहा वो सच था। बच्चे को दोस्तों हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका अच्छे से इलाज भी होता है, पर डिटेक्टिव्स के किसी भी सवाल का वो कोई जवाब नहीं देती। फिर ली उससे पूछता है कि सुनो, तुमने कहा था कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा मतलब मेरे दिमाग में जो तुम्हारा इल्यूजन था उसने कहा था, तो क्या तुम जानती हो कि मेरा बेटा कहाँ पर है? पर दोस्तों वो चुप रहती है। ली जानता है कि ये बच्ची जो देखती है उसका ड्राइंग हूबहू बना लेती है, तो वो कहता है कि तुम कुछ मत कहो, सिर्फ ड्रॉ करके दिखाओ कि तुमने क्या देखा। और वो उसको पेपर और पेन देता है दोस्तों ड्राइंग बनाने के लिए। ड्राइंग देखकर ली चौंक जाता है। उसने एक तितली बनाई थी जिसके बीच में एक औरत एक लड़के को लेकर जा रही होती है। ली को दोस्तों बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इसका क्या मतलब है, पर वो डिटेक्टिव से कहता है कि मेरा बेटा जिंदा है, आप प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। डिटेक्टिव कहती है आपका बेटा तो फायर एक्सीडेंट में मारा गया था और उसकी लाश भी हमने ढूंढ निकाली थी, आपने खुद उसका फ्यूनरल किया था ना, तो अब वो जिंदा कैसे हो सकता है? और कोई मदद हो तो बताइए, हम करने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ली कहता है कि मेरा असिस्टेंट मुझसे मिलने वाला था, लेकिन वो वहां पर आया नहीं जहां मैंने उसको बुलाया था, और वहीं पर उस गैंग ने मुझे पकड़ा है। मुझे लगता है कि जरूर मेरे असिस्टेंट का इस मामले में कोई कनेक्शन है। आप एक काम कीजिए, आप उसे ढूंढिए, तब साफ हो जाएगा कि क्या बात है। डिटेक्टिव भी दोस्तों इसके लिए मान जाती है, लेकिन जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, ली उनके शक के दायरे में ही रहेगा। तो वो क्या करते हैं कि उसके घर के आगे 2 पुलिस वाले लगा देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। यहाँ प्राइवेट डिटेक्टिव का इल्यूजन उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो उसे वहीं ढूंढो जहाँ तुमने उसे खोया था, यानी कि दोस्तों उस जगह पर जहाँ फायर एक्सीडेंट में उसका बेटा मर गया था। अब घर के बाहर बैठे पुलिस वालों को चकमा देकर ली अपनी कार में निकल जाता है और जब उन्हें पता चलता है तो वो ली का पीछा करने लग जाते हैं। इसी बीच दोस्तों बॉस ली के घर में घुस जाता है और ली की वाइफ का लाइफ सपोर्ट वगैरह निकालने लग जाता है कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसको देखकर वो वापस उसका लाइफ सपोर्ट कनेक्ट कर देता है। फिर बाहर आकर एक बहुत बड़ी अंगूठी पहनकर अपनी कार में निकल जाता है और वो पुलिस वाले जो ली के पीछे गए थे वो वापस ली के घर पर आ जाते हैं। लगता है वो ली को पकड़ नहीं पाए। दूसरी ओर दोस्तों ली उस जगह पहुंच जाता है जहां फायर एक्सीडेंट में उसका बेटा मारा गया था। असल में वो एक वेकेशन हाउस था जो पूरा जल चुका था। तभी ली को अपनी वाइफ और मिस्टर एक्स की मेमोरीज आने लग जाती है। असल में ली यहाँ नहीं आता था, सिर्फ उसकी वाइफ और बेटा यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आते थे। मिस्टर एक्स भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर अक्सर आता था और इसी तरह ली की वाइफ और मिस्टर एक्स में पहचान बढ़ गई थी। दोस्तों ली की वाइफ मिस्टर एक्स के साथ खूब बातें करती थी क्योंकि ली तो 24 घंटे बस रिसर्च में बिजी रहता था और अगर घर भी आता था तो ना हंसना, ना खेलना, ना ही मस्ती करना, ना ही कुछ, एकदम इमोशनलेस रोबोट की तरह जी रही थी वो बेचारी। ली को दोस्तों सिर्फ वो बातें याद आती हैं जो मिस्टर एक्स के माइंड में थी, क्योंकि वो मिस्टर एक्स के माइंड के साथ पूरी तरह कनेक्ट हो गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में उस गैंगस्टर का क्या हाथ था, ये जानने के लिए ली को उन मेमोरीज को टटोलना होगा जो उसे गैंगस्टर के ब्रेन से मिली थी। ली दोस्तों वही करता है और तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। असल में ली की वाइफ, इनका बेटा और इनका पेट कैट यहाँ वेकेशन पर आए थे। रात को बॉस के आदमी ने यानी उस गैंगस्टर ने कैट को उठाकर बाहर छोड़ दिया था। कैट की आवाज को सुनकर ली की वाइफ घर से बाहर निकली। इसी बीच बॉस के आदमियों ने ली के बेटे को किडनैप कर लिया और उसकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे को वहां सुला दिया। लगता है उस बच्चे के सर पर कोई ऑपरेशन हुआ था। फिर माइक्रोवेव ओवन में एक सेलफोन को रखकर घर में हर तरफ पेट्रोल फैला दिया।
फोन स्पार्क हुआ और माइक्रोवेव ब्रस्ट हो गया। पेट्रोल की वजह से पूरा घर फटकर बिखर गया। अब ली को साफ पता चल जाता है कि उसका बेटा मरा नहीं बल्कि उसे किडनैप किया गया है, लेकिन फिर भी ये सब उसे इल्यूजन की तरह दिख रहा होता है दोस्तों। इसलिए अपना शक दूर करने के लिए वो उस जगह को खोदता है जहाँ उसके बेटे को दफनाया गया था। बच्चे की एक हड्डी निकालकर वो उसका डीएनए टेस्ट करता है तो पता चल जाता है कि ये उसके बेटे की हड्डी है ही नहीं। अब ली को बस पता लगाना है कि उसका बेटा कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले उसको ये पता लगाना होगा कि वो बच्चा कौन था जिसे ली के बेटे की जगह पर सुलाया गया था और जो आग में जल गया। इल्यूजन में उसको साफ दिखा था कि उस बच्चे के सर पर किसी ऑपरेशन के बाद लगाए हुए स्टिचेस थे। और अब ली को याद आता है कि मेरी वाइफ और मिस्टर एक्स पहली बार एक हॉस्पिटल में मिले थे। तो दोस्तों ली अब उसी हॉस्पिटल में जाता है कि शायद उस बच्चे का इस हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन तो नहीं है कहीं। इसी बीच दोस्तों ली के असिस्टेंट के घर पर बॉस का आदमी जाता है और उसकी माँ को बहुत मारता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। पर इसी बीच पुलिस डिटेक्टिव्स भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं क्योंकि ली ने उन्हें अपने असिस्टेंट का पता लगाने को कहा था। बस दोस्तों अब बॉस के आदमी और डिटेक्टिव्स के बीच होता है शूटआउट और वो आदमी वहाँ से बच निकलता है। तब डिटेक्टिव्स असिस्टेंट की माँ को हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। इसी बीच ली उस हॉस्पिटल में आ जाता है दोस्तों जहाँ उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर आती थी और यहीं पर वो मिस्टर एक्स से मिली थी। हॉस्पिटल के रिसेप्शन में ग्लास की बनी हुई एक तितली टंगी होती है और यही मिस्टर एक्स की बेटी ने दोस्तों अपनी ड्राइंग में बनाया था। आपको याद होगा जब वो हॉस्पिटल आई थी और शायद उस दिन उसने इसी एंगल से वो तितली देखी तो उसे ग्लास के उस तरफ ली की वाइफ और उसका बेटा देखे थे और यही सब कुछ उसने ड्राइंग में बनाया था कि तितली के बीच में एक औरत अपने बेटे को लेकर जा रही है। ली दोस्तों डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि मुझे अपने बेटे की सारी मेडिकल फाइल चाहिए। वो भी ली को बड़ी अजीब नजरों से देखती है और अपने सिस्टम से किसी को मैसेज करती है कि ली आया है। फिर ली से कहती है कि सारी फाइल्स मेरे फाइल कैबिनेट में है, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर वो चली तो जाती है लेकिन जब वो लौटती है तो उसके साथ दो आदमी होते हैं दोस्तों। यहाँ डॉक्टर के कमरे में ली को एक फोटो भी मिलती है जो डॉक्टर्स की ग्रुप फोटो होती है। उसमें जो ये डॉक्टर फाइल लेने के लिए गई है वो, फिर ली का असिस्टेंट और वो चीफ डॉक्टर जिसने बचपन में ली का स्कैन किया था, ये सभी एक साथ होते हैं। ली तो तुरंत बौखला जाता है कि इन सब के बीच में आखिर कनेक्शन क्या है, लेकिन एक बात उसे साफ पता चल जाती है कि यहाँ उसे खतरा है और उसे तुरंत यहाँ से बच निकलना चाहिए। जब डॉक्टर और उसके साथी आते हैं दोस्तों तो ली वहाँ पर नहीं होता। डॉक्टर बाहर झांकती है तो देखती है कि ली बाहर लटक रहा है। वो ली के पैर पकड़कर खींचते हैं और ली नीचे गिर जाता है, लेकिन वो सेफ लैंडिंग कर पाता है क्योंकि उसके अंदर कैट की क्षमताएं आ गई है। इसी बीच दोस्तों डिटेक्टिव्स ली के असिस्टेंट का पता लगा लेते हैं। असल में बॉस के आदमी ने असिस्टेंट को पकड़ के रखा हुआ था और अब डिटेक्टिव्स और बॉस के आदमी के बीच होती लड़ाई जिसमें वो एक डिटेक्टिव को मार डालता है दोस्तों और जिंदा बची डिटेक्टिव ली के असिस्टेंट को पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है कि ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। असिस्टेंट उससे बताना शुरू करता है और इसी बीच ली को दिखाते हैं। वो उस बड़े डॉक्टर से मिलने जाता है जिसने ली की माँ के एक्सीडेंट के बाद ली का ब्रेन स्कैन किया था। वो दोस्तों और बूढ़ा हो चुका है और व्हील चेयर पर होता है। एक आदमी व्हील चेयर को धकेलता हुआ आता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही है बॉस। उसके हाथ में दोस्तों वही बड़ी अंगूठी होती है। इसके लिए जो गैंगस्टर काम करता था ना, उसकी मेमोरीज अभी ली के माइंड में होती है जिनके जरिए ली इस अंगूठी को और बॉस के चेहरे को पहचान जाता है। ली समझ जाता है कि यही सबका कत्ल करवा रहा है, लेकिन इस बॉस का भी बॉस है दोस्तों ये बड़ा डॉक्टर। ली डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप ये सब करवा रहे हैं। तब डॉक्टर बताना शुरू करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली की माँ की मौत के बाद ली की देखभाल इसी डॉक्टर ने की थी। डॉक्टर ने ली को खूब पढ़ाया और ली की तेज और क्लियर मेमोरी पावर की वजह से वो हर चीज में फर्स्ट आता था। जब ली थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका ह्यूमन ब्रेन रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। ह्यूमन ब्रेन्स के बीच में क्वांटम लेवल पर यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर एक कनेक्शन हमेशा बना रहता है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। अगर हमने इसका प्रॉपर रिसर्च किया तो एक ह्यूमन की सारी मेमोरीज और बिहेवियर्स को दूसरे ह्यूमन के ब्रेन को ट्रांसफर किया जा सकता है। एडवांस लेवल पर यह भी पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के शरीर में जिए। दोस्तों ली के टैलेंट से डॉक्टर बखूबी वाकिफ था तो उसने ली को उसके रिसर्च में पूरी तरह सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट इसीलिए किया ताकि आगे चलकर ली के रिसर्च और फाइंडिंग्स के जरिए वो करोड़ों में कमा पाए। और इसी सिलसिले में डॉक्टर ने एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ जुड़ने का फैसला भी कर लिया, लेकिन ली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो डॉक्टर से इस तरह अलग हो गया। लेकिन डॉक्टर ने उस कॉर्पोरेट के साथ मिलकर अमेरिका में इस रिसर्च को शुरू किया जहाँ उसका एक असिस्टेंट था। अपने रिसर्च के लिए वो बेघर लोगों को लैब में ले जाकर उन पर टेस्ट करने लगा, लेकिन डॉक्टर के पास ली जैसा टैलेंट नहीं था तो उसके सारे टेस्ट फेल होते हैं जिसकी वजह से लोग भी मरने लग जाते हैं। डॉक्टर समझ आता है कि सिर्फ ली इस रिसर्च को सक्सेसफुली कर सकता है, इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट को ली के रिसर्च में उसका असिस्टेंट बनाकर भेजा ताकि वो ली के रिसर्च के बारे में इन्हें अपडेट्स देता रहे।
ली की रिसर्च की सारी फाइंडिंग्स को असिस्टेंट डॉक्टर को भेजता रहता था, जिसकी मदद से वो अमेरिका में अपना रिसर्च कर रहे थे और यहाँ ली अपना रिसर्च कर रहा था। लेकिन असल में असिस्टेंट को उस डॉक्टर का रिसर्च बिल्कुल गलत लगता था, क्योंकि वो बेघर लोगों को इलीगली पकड़कर लैब में टेस्ट करता था, जो कि उनके लिए टॉर्चर से कम नहीं था, और टेस्ट में हिस्सा लेने वाले लोग मर जाते थे। दूसरी ओर ली सिर्फ चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट करता था, और कैरेक्टर के हिसाब से भी ली असिस्टेंट को बेहतर लगा। उसने रियलाइज किया कि ली अच्छा है और वो डॉक्टर बुरा। तभी वो प्राइवेट डिटेक्टिव ली के बारे में असिस्टेंट से पूछताछ करने आया था। असल में मिस्टर एक्स ने ही प्राइवेट डिटेक्टिव को ली के बारे में पता लगाने को कहा था, और असिस्टेंट बड़े डॉक्टर को ये भी बता दिया कि प्राइवेट डिटेक्टिव ली के बारे में पूछताछ कर रहा है। इसीलिए बड़े डॉक्टर ने बॉस को बताया, और बॉस ने अपने आदमियों से कहकर प्राइवेट डिटेक्टिव का खात्मा करा दिया। और जब डिटेक्टिव के कत्ल की खबर टीवी पर आई तो असिस्टेंट एकदम चौंक गया, और उसे लगा कि उसने प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में डॉक्टर को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी बीच ली ने अपना टेस्ट सक्सेसफुली पूरा किया, और उसे पता चल गया कि सिर्फ मरे हुए लोगों के ब्रेन से उनकी मेमोरीज को दूसरे लोगों के ब्रेन में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए जब ली ने असिस्टेंट से लाश मांगी तो वो तुरंत ली को मुर्दा घर ले गया, और उसने प्राइवेट डिटेक्टिव की बॉडी दिखाई। फिर ली ने उसके ब्रेन से मेमोरीज को विजुअली देखा, और उसे पता चल गया कि उसे किसी ने एक बड़े पत्थर से मारकर जान ली है। इसके बाद का पूरा किस्सा तो दोस्तों हम जानते ही हैं। अब ये तो पता चल चुका है कि मामला क्या है और किसने ये कत्ल करवाए, लेकिन अब प्रेजेंट में बॉस के आदमी असिस्टेंट को क्यों चेस कर रहे हैं? उन लोगों ने मिस्टर एक्स का कत्ल क्यों किया? ली के बेटे और मिस्टर एक्स की बेटी को किडनैप क्यों किया? इन सारे सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। तो ली डॉक्टर से पूछता है कि आपने मेरे बेटे को किडनैप क्यों किया? डॉक्टर कहता है क्योंकि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बहुत ही ब्रिलियंट है। तुम्हारी रिसर्च के एडवांस्ड स्टेज में ये पॉसिबल हो जाएगा कि एक इंसान अपने ब्रेन की मेमोरीज के जरिए दूसरे इंसान के शरीर में जिंदा रह सकता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद भी किसी और इंसान के अंदर जिंदा रहूं, और वो इंसान होगा तुम्हारा बेटा, क्योंकि मुझे उस जैसे ब्रिलियंट लड़के के ब्रेन में जिंदा रहना है। दोस्तों इस पर ली को आता है बहुत गुस्सा, लेकिन इतने में बॉस एक इंजेक्शन लगाकर ली को बेहोश कर देता है। इसी बीच डिटेक्टिव और ली का असिस्टेंट मिलकर बॉस के आदमी को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि बचकर भाग गया था उस समय। और वो जिस कार में निकला था, ये लोग उस कार नंबर को हर चेक पोस्ट में इन्फॉर्म कर देते हैं, इसलिए वो बाय रोड तो कहीं जा नहीं सकता और एक जंगल के अंदर छुपा बैठा होता है। वो वहीं से बॉस को इन्फॉर्म करता है, तो वो तो कहता है कि तुम अपना लोकेशन बताओ, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। लेकिन दोस्तों वो जिन आदमियों को भेजता है वो उस आदमी को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो सभी को मार गिराकर वहां से बच निकलता है। उसे बॉस पर बड़ा गुस्सा आता है कि उसने मुझे बचाने के बजाय मेरी जान लेने के लिए लोगों को भेजा। दूसरी ओर दोस्तों ली घर पर आता है, और हमारी तरह उसके मन में भी कई सवाल होते हैं जिनके जवाब उसको मिले नहीं। वो परेशान होता है, और तब प्राइवेट डिटेक्टिव का इल्यूजन आकर कहता है, क्या हुआ भाई, तुम सिर्फ इसीलिए परेशान हो कि तुम्हारे कई सवालों के जवाब नहीं मिले, पर तुम एक अहम सवाल तो पूछना ही भूल गए शायद। तुम्हारी वाइफ जो इस हाल में पड़ी हुई है उसकी वजह क्या है? ये तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ? ओह, तब जाकर ली को शक होता है, और वो रियलाइज करता है कि उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर अक्सर हॉस्पिटल जाती थी, और वहां पर उसने कोई ऐसी घटना देखी जिसकी वजह से उसके शरीर और दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। और दोस्तों अब सच जानने के लिए वो फिर एक बार अपनी वाइफ के ब्रेन से कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि पिछली बार इस डिवाइस को कनेक्ट करने की वजह से उसकी वाइफ बस मौत के मुंह में चली गई थी, बाल बाल बची। पर दोस्तों और कोई रास्ता भी तो नहीं है, तो ली को लगता है कि एक बार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मदद के लिए कोई होना तो चाहिए जो इमरजेंसी में डिवाइसेस बंद कर दे। उसे यहाँ अपने असिस्टेंट की याद आती है, और वो डिटेक्टिव से परमिशन लेकर उसे अपने घर बुला लेता है। वो भी आकर सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, और एक और बार फिर ली अपनी वाइफ की मेमोरीज में आ जाता है। अब ली और उसकी वाइफ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। ये उस वक्त की बात है दोस्तों जब इनका बेटा पैदा नहीं हुआ था। तब ली कहता है कि हमें यहाँ नहीं, उस वक्त में जाना है जब तुम हॉस्पिटल में थी, वहाँ तुमने कुछ देखा था ना, मुझे वो बात जाननी है बस। तभी अचानक वहाँ पर दोस्तों मिस्टर एक्स आ जाता है, और ली को चिढ़ाता है कि तुम कैसे पति हो, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा वक्त भी नहीं बिताते क्या? ली गुस्से में मिस्टर एक्स को पीटने लग जाता है। तभी ली की वाइफ गुस्से में एक दरवाजे से बाहर निकल जाती है, और ली उसके पीछे। वहाँ पर दोस्तों बीच होता है, और ली की वाइफ गहरे पानी में जाती है। ली उसे रोकने जाता है, और तभी अचानक वो उन मेमोरीज के दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है दोस्तों। वहाँ पर भी वो अपनी वाइफ से पूछता है कि प्लीज मुझे सिर्फ इतना दिखा दो कि तुमने उस हॉस्पिटल में क्या देखा था। पर वो कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ली कहता है कि मैं एक रिसर्च कर रहा था, याद है ना? मेरा रिसर्च सफल रहा, लेकिन मैं सिर्फ मरे हुए लोगों के ब्रेन से कनेक्ट कर सकता हूँ और उनकी मेमोरीज देख सकता हूँ, पर उस डिवाइस की मदद से अब मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट किया हूँ। वाइफ पूछती है तो क्या मैं मर गई हूँ? नहीं तुम मरी नहीं, तुम कोमा में हो।
पर मुझे ये जानना है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, और हमें अपने बेटे को भी तो बचाना है। उसके लिए मुझे देखना है कि तुमने उस दिन हॉस्पिटल में क्या देखा। प्लीज मुझे उस टाइमलाइन में लेकर जाओ। वो बहुत कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन उस टाइमलाइन के अलावा वो हर दूसरे टाइमलाइन में जा पाती है, पर वहाँ नहीं। इसका रीजन ये है कि मरे हुए लोगों की मेमोरीज को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ली की वाइफ अभी जिंदा है, इसलिए उसकी सभी मेमोरीज को ली एक्सेस नहीं कर सकता। इस बात को वो भी रियलाइज करती है और अपने माइंड में वो खुद को एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर इमेजिन करती है और कहती है कि मैं यहाँ से कूद कर मर जाती हूँ, फिर तुम मेरी सारी मेमोरीज को देख पाओगे। ली उसको रोक देता है कि नहीं, ऐसा कदम मत उठाओ, लेकिन वो कहती है कि मैंने तुम्हें एकदम इमोशनलेस आदमी समझा था, लेकिन हमारे बेटे को बचाने के लिए तुम कितना कुछ झेल रहे हो। जब तक मैं कोमा में रहूंगी तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि मैंने उस दिन क्या देखा था। कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर नीचे गिर जाती है दोस्तों, और इस तरह उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी में जब वो मर जाती है तो रियल लाइफ में भी ली की वाइफ जो कोमा में थी वो मर जाती है दोस्तों। ली तुरंत आंखें खोलता है और अपनी वाइफ को वापस लाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होती दोस्तों, वो मर चुकी है। ली फिर उसके ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है ताकि पता लगा पाए, उसकी सारी मेमोरीज देख पाए। ली देखता है कि उसकी वाइफ इनके बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल जाती थी जहां वो एक डॉक्टर से मिलती थी, और दोस्तों ये वही डॉक्टर है जिसने ली को पकड़ने की कोशिश की थी। ली की वाइफ को उस डॉक्टर पर शक होता है, और जब वो कमरे में नहीं होती तो वो उसके सिस्टम को एक्सेस करती है। उसमें इनकी वर्ल्ड वाइड रिसर्च फैसिलिटीज की डिटेल्स होती हैं, उनमें साउथ कोरिया की फैसिलिटीज की डिटेल्स भी होती है। ली की वाइफ को कुछ गड़बड़ लगता है यहाँ पर, और वो उन पेन ड्राइव में उन डिटेल्स को कॉपी कर लेती है। उस कमरे में एक सीक्रेट डोर होता है जिसको वो खोलती है। अंदर एक ग्रीन कलर का रूम होता है दोस्तों, जिसके अंदर बच्चों को रखा गया है, और लगता है उन पर कोई खतरनाक टेस्ट किया जा रहा है। इतने में डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि अरे अरे आप यहाँ पर क्या कर रही है। ली की वाइफ कहती है कि यहाँ बच्चों के साथ हो क्या रहा है, ये की क्या है, मेरा बेटा भी तो अंदर है, अभी दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोलती है तो अंदर कुछ बच्चे होते हैं और उनके सर में कोई डिवाइस कनेक्ट करके कोई नॉर्मल रिसर्च किया जा रहा होता है दोस्तों। फिर वो घर आ जाती है और इस बारे में ली को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन ली कॉल ही नहीं उठाता दोस्तों, लगता है वो बहुत ही बिजी था उस समय। इसी बीच दरवाजे पे कोई आता है और वो दरवाजा खोलती है। असल में वही बॉस आया था दोस्तों, जो ली की वाइफ की गर्दन पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके मुंह में बहुत सारे टैबलेट्स दबा देता है। इस मुसीबत में भी ली की वाइफ उस पेन ड्राइव को एक कबर्ड के नीचे छुपा देती है। कुछ देर में वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बॉस को लगता है कि वो मर गई और वो वहां से निकल गया, लेकिन असल में उन टैबलेट्स की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो कोमा में चली गई। अब ली ये सच भी जान चुका है, लेकिन इसी बीच ली का पल्स दोस्तों घटने लग जाता है और वो सांस नहीं ले पाता। ऐसे सिचुएशन के लिए ही ली ने अपने असिस्टेंट को बुलाया था, तो इस बार भी वो डिवाइसेस को ऑफ करके ली को बचा लेता है। फिर ली और असिस्टेंट मिलकर उस पेन ड्राइव को ढूंढ लेते हैं, जिसमें से सारी फैसिलिटीज की डिटेल्स को निकालकर वो डिटेक्टिव को भेजते हैं। वो उनमें से एक फैसिलिटी का पता लगाती है जो बहुत पहले बंद हो चुका था। तो ली गैस करता है कि जरूर उस बड़े डॉक्टर की इलीगल एक्टिविटीज यानी ह्यूमंस पर इलीगल टेस्टिंग उसी फैसिलिटी में चल रही होंगी, और जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसी बंद फैसिलिटी में बड़ा डॉक्टर, बॉस और उनके दूसरे रिसर्चर्स होते हैं। असल में असिस्टेंट ने ली की जो रिसर्च डिटेल्स इनके साथ शेयर की थी, उनकी बदौलत ही ये लोग ली की रिसर्च से भी एडवांस्ड रिसर्च में पहुंच चुके हैं, जहां वो नई टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन इंफॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है कि असिस्टेंट अब इनका नहीं, ली का वफादार बन चुका है। इसीलिए दोस्तों वो असिस्टेंट को खत्म कर देना चाहते हैं, और आपको पता ही है कि ली की वाइफ भी सच जान चुकी थी, इसीलिए इन्होंने उसे भी खत्म करने की कोशिश की। और मिस्टर एक्स ली की वाइफ के साथ अक्सर बात करता था, इसीलिए डॉक्टर ने उसकी भी जान ले ली। मिस्टर एक्स की बेटी ली की वाइफ और उसके बेटे के साथ बहुत ही क्लोज थी, तो उसे भी मार डालने का हुक्म इन्होंने ही दिया, लेकिन वो गैंगस्टर दिल का अच्छा आदमी था और एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेना चाहता था। और अब प्रेजेंट में इनका प्लान ये है कि उस डिवाइस को बड़े डॉक्टर के ब्रेन से कनेक्ट करके उसकी सारी मेमोरीज को एक सर्वर में अपलोड करेंगे और फिर उसे ली के बेटे के ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए न सिर्फ बूढ़े डॉक्टर की मेमोरीज ली के बेटे के ब्रेन में ट्रांसफर होंगी, बल्कि इस ट्रांसफर के जरिए खुद डॉक्टर ली के बेटे के अंदर जिंदा रहेगा। अगर ये प्रोसीजर पूरा हुआ तो ली का बेटा अपनी असलियत खोकर डॉक्टर की तरह बन जाएगा, यानी उसकी सोच, बर्ताव सब कुछ डॉक्टर के जैसा हो जाएगा। इसी बीच ली, डिटेक्टिव और ली का असिस्टेंट तीनों उस फैसिलिटी के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें पहले यहाँ के गार्ड्स को खत्म करके अंदर घुसना होगा, लेकिन लगता है इनके आने से पहले ही किसी ने गार्ड्स को खत्म कर दिया। असल में उस गैंगस्टर ने ही इन गार्ड्स को मार डाला था दोस्तों, क्योंकि वो खुद बॉस से बदला लेना चाहता है। आपको तो याद ही होगा, जब पुलिस इस गैंगस्टर को ढूंढ रही थी तो इसे बचाने के बजाय बॉस ने इसको मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। वो सीधा अंदर जाकर बॉस से लड़ता है। इतने में ली की टीम अंदर आ जाती है और बॉस को एक बुलेट लग जाती है, लेकिन गैंगस्टर वहां से बच निकलता है दोस्तों। फिर ये लोग बॉस को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखता है कि ब्रेन ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर कहती है प्रोसेस शुरू हो चुका है, अगर अब तुमने इसको रोका तो तुम्हारे बेटे की जान चली जाएगी। ली दोस्तों पूरी तरह परेशान कि अब क्या करूं, बेटे को कैसे बचाऊं। अचानक वो डॉक्टर ली पर हमला करने आ जाती है,
लेकिन एन वक्त पर असिस्टेंट उस डॉक्टर को मार डालता है दोस्तों। दूसरी ओर डिटेक्टिव गैंगस्टर के पीछे जाती है। वो कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव उसे शूट करती है। ओहो, लेकिन फिर पता चलता है कि बुलेट्स खत्म हो चुके हैं। अब गैंगस्टर कुल्हाड़ी उठाकर डिटेक्टिव को मारने आता है, लेकिन वो चालाकी से उसे केज के अंदर बंद कर देती है दोस्तों। अब एक बड़ा फैन होता है जिसे वो ऑन करती है। उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो गैंगस्टर को अपनी ओर खींचने लग जाता है। आखिरकार गैंगस्टर उसमें फंस जाता है और उसके हो जाते हैं मस्त पीस। यहाँ ली अपने असिस्टेंट को बताता है कि मुझे कैसे भी करके उस बूढ़े डॉक्टर की मेमोरी को मेरे बेटे के ब्रेन में जाने से रोकना होगा। जल्दी उसकी मेमोरी पहले एक सर्वर में स्टोर होगी, फिर जाकर वो मेरे बेटे के ब्रेन में ट्रांसफर होगी। तो मैं अपने ब्रेन को सर्वर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। ऐसे करने से होगा ये कि मैं डॉक्टर की मेमोरीज को अपने बेटे के ब्रेन में ट्रांसफर होने से रोक सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि ये कोई खेल नहीं है सर, अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर की और आपकी दोनों की मेमोरीज आपके बेटे के ब्रेन में चली जाएंगी। सोचिए उस बच्चे की क्या हालत होगी फिर। ली कहता है कि छोड़ो, चाहे जो भी हो जाए, हमारे पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें सिग्नल करूंगा और तुम इस पूरे सिस्टम को ओवरहीट करके डिस्ट्रॉय कर देना। फिर ली दोस्तों उस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इन दोनों की मेमोरीज को हमें विजुअल में दिखाया जाता है। डॉक्टर जो थोड़ा यंग दिखता है वो एक जगह पर बैठा हुआ है। ली उसके पास जाकर बैठता है और कहता है, आप मेरे लिए पिता समान है। आपने मुझे बचपन से पाला और शायद मुझे बहुत प्यार भी दिया, लेकिन मैंने कभी आपको प्यार से देखा तक नहीं, क्योंकि मेरे कोई इमोशंस ही नहीं थे। लेकिन अब मैं आपके प्यार को समझ गया हूँ। पापा प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। और दोस्तों डॉक्टर जो यंग था वो फिर बूढ़ा हो जाता है। तभी इनके सामने एक दरवाजा दिखता है और डॉक्टर कहता है कि अगर इस दरवाजे से मैं तुम्हारे बेटे को लेकर चला गया तो मैं पूरी तरह तुम्हारे बेटे के अंदर चला जाऊंगा। ली दोस्तों डॉक्टर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये मेमोरीज की दुनिया है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों डॉक्टर तो हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्ते, इस तरह हर चीज से ली पर हमला करना शुरू कर देता है। अचानक वहाँ ली का बेटा आता है दोस्तों, और डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर लेकर जाता है। अब इससे पहले कि मेमोरीज में वो बड़ा डॉक्टर ली के बेटे को उस डोर से लेकर जाए, रियल लाइफ में दोस्तों ली अपने असिस्टेंट को हाथ से सिग्नल करता है कि सिस्टम को ओवरहीट करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। असिस्टेंट वैसा ही करता है और इस वजह से डॉक्टर की मेमोरीज ली के बेटे के ब्रेन में नहीं जा पाती। मेमोरीज में ली का बेटा वहां से बचकर भाग जाता है, पर डॉक्टर छोड़ता नहीं। वो ठान लेता है कि मैं अकेला उस दरवाजे के अंदर जाऊंगा, लेकिन दोस्तों वो वहीं पे नष्ट हो जाता है, यानी कि मर जाता है। अब इससे पहले कि ये सर्वर पूरी तरह से खराब हो जाए, ली और उसके बेटे की मेमोरीज को अपने अपने ब्रेन में चले जाना होगा, वरना सर्वर के साथ इनकी मेमोरीज नष्ट हो जाएंगी और वो मारे जाएंगे। मेमोरीज में ली अपने बेटे को ढूंढने लग जाता है। वो एक जगह छुप कर बैठा होता है। ली उसे बुलाता है, लेकिन वो डर के मारे चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि बचपन से ली ने अपने बेटे को एक बाप का प्यार दिया ही नहीं, उसकी क्योंकि कोई इमोशंस ही नहीं थे यार। अब ली की समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे को कैसे बचाए, और तब उसकी वाइफ एक इल्यूजन बनकर आती है। असल में जब ली पहली बार प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ कनेक्ट हुआ था ना, तो ली का पल्स बहुत गिर गया और वो मरने वाला था, लेकिन असिस्टेंट ने उसको बचा लिया था, इसीलिए उसे प्राइवेट डिटेक्टिव का इल्यूजन आता रहता था। उसी तरह जब ली ने कोमा में पड़ी अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट किया, तब भी उसका पल्स गिरने लगा और वो मरने वाला था। उस वक्त भी असिस्टेंट ने ही उसको बचाया था, इसीलिए अब ली की वाइफ इल्यूजन बनकर आई है। वो कहती है कि हमारे बेटे से तुमने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए वो तुमसे डरता है। देखो, इसमें तुम्हारी वैसे कोई गलती तो नहीं है, लेकिन अगर तुम अब हमारे बेटे को बचाना चाहते हो तो उससे प्यार से बात करो। मैं उसको एक गाना सुनाया करती थी, तुम उसके लिए वही गाना गाओ, वो जरूर तुम्हारे पास आ जाएगा। ली भी दोस्तों वही गाना गाता है और उसका बेटा तुरंत भाग कर आता है, उसके गले लग जाता है। इस तरह इन दोनों की मेमोरीज सेफली अपने अपने ब्रेन में लौट आती है। रियल लाइफ में भी दोनों होश में आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन सिस्टम को ओवरहीट करने की वजह से जगह ब्लास्ट होने वाली है। वो सिस्टम से दूर एक जगह छुप जाते हैं और तभी सिस्टम फटता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। वैसे खुशकिस्मती से ली और उसके बेटे को कुछ नहीं होता। अपने बेटे को जिंदा पाकर ली बहुत खुश होता है। हालांकि ली की वाइफ जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरीज हमेशा के लिए ली की मेमोरीज के साथ जुड़ी रहेंगी और वो एक इल्यूजन बनकर ली का साथ देती रहेगी दोस्तों। और अब ली अपनी वाइफ की मेमोरीज के साथ और अपने बेटे के साथ खुश रहेगा। यहाँ डिटेक्टिव अपने ऑफिसर्स को बुलाती है और वो इस फैसिलिटी को पूरी तरह चेक करते हैं, पर बॉस गायब होता है दोस्तों। उसे गोली लगी थी, लेकिन पता नहीं वो बचकर कहाँ चला गया। डिटेक्टिव ये बात ली को बताती है, लेकिन अब ली को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। वो अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ वो बूढ़ा डॉक्टर खड़ा होता है। असल में वो तो मर चुका है दोस्तों, लेकिन ली की वाइफ की तरह वो भी एक इल्यूजन है दोस्तों, जिससे ली और उसके बेटे को कोई खतरा नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर ब्रेन सीरीज का होता है अंत। मुझे उम्मीद है कि क्वांटम, एटम, सब एटॉमिक लेवल बोल कर मैंने आपको आपके साइंस टीचर की याद नहीं दिलाई होगी, है ना। वैसे थी तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज यार ये, लेकिन आपका क्या ख्याल है? आपका ख्याल सीधे कमेंट्स में आ जाना चाहिए। रिक्वेस्ट है यार,
और ये भी बताइए कि अगर आपको अपनी मेमोरीज को इस तरह किसी और के ब्रेन में ट्रांसफर करने का चांस मिल जाए तो किसके ब्रेन में करोगे भाई। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।